हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज हम जानेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का पांचवा पार्ट, जो कि है हमारा वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप लोग उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो बिना देरी करते हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब का मतलब होता है, तो वर्ब का डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब दोस्तों होता है परिभाषा। परिभाषा आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ पर द वर्ड विच शो द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग आर कॉल्ड, एक ऐसा शब्द जो किसी काम को करने का या होने का या होने के बारे में बताता है, जानकारी देता है, उसे हम वर्ब कहते हैं। तो ये रहा हमारा डेफिनेशन। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि ये जो वर्ब होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो इट्स काइंड एंड टाइप्स, इनके प्रकार मतलब वर्ब जो होते हैं इनके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, सबसे हमारा पहला होता है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं दोस्तों, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब जो दिया है दोस्तों, तो ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं दोस्तों। ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं, समझने के लिए लिख रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं दोस्तों, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं दोस्तों। इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, हैव, हैज, हैड, डू, डिड, डज, मे, माइट, नीड, मस्ट, ought to, used to, dare। इस तरह से दोस्तों हमारे 24 ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। अब एक चीज और मैं क्लियर करते चलूं दोस्तों, कि जो ऑक्सिलरी वर्ब 24 होते हैं इन्हीं में दोस्तों मॉडल वर्ब भी होते हैं। इन्हीं में मॉडल वर्ब भी होते हैं दोस्तों। अब ये मॉडल वर्ब क्या है, तो दोस्तों मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। ऑक्सिलरी वर्ब का रोल क्या होता है, मॉडल वर्ब का रोल क्या होता है, उसके बाद हम लोग टाइप 2 में चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइप 1 जो ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, उसको हम लोग एग्जांपल के माध्यम से। तो दोस्तों, अब हम टाइप 1 को अच्छे से समझते हैं। पहला टाइप हमारा है ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब में ही कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब ये दोनों में क्या अंतर होते हैं, कैसे इनको हम पहचाने कि कौन मॉडल वर्ब है और कौन ऑक्सिलरी वर्ब है। तो दोस्तों सबसे आसान तरीका है, ऑक्सिलरी वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब के जो वर्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वो फिक्स होते हैं, सीमित होते हैं। वो फिक्स इसलिए होते हैं कि अगर इसका काम कर रहे हैं तो इसका काम नहीं करेंगे, अगर इसका काम कर रहे हैं तो इसका काम नहीं करेंगे दोस्तों। तो ये जो होते हैं सीमित होते हैं, ये इनका एक क्राइटेरिया होता है कि मुझे इसी क्राइटेरिया के अंदर रहकर अपने काम को करना है दोस्तों, समझिएगा अच्छे से। ऑक्सिलरी वर्ब में जो वर्ड होते हैं जिनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उनमें जो वर्ड होते हैं वो वर्ड का एक क्राइटेरिया बनाया गया होता है और क्राइटेरिया के अंदर ही रहकर काम करते हैं दोस्तों। लेकिन इन्हीं ऑक्सिलरी वर्ब में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। तो मॉडल वर्ब उसे कहते हैं दोस्तों जिसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। कहने का मतलब वो सबके लिए बराबर काम करता है, चाहे वो एक हो चाहे वो ज्यादा हो। एक के लिए भी वही काम करेगा और ज्यादा के लिए भी वही काम करेगा। तो जो वर्ड किसी अन्य वर्ड में कोई भिन्नता पैदा न करे और अपना सामान्य काम को करता रहे, सामान्य सहयोग देता रहे, उसको कहते हैं मॉडल वर्ब। और जिसका क्राइटेरिया एक होता है उसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। अब दोस्तों हम इसको आसानी से एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है, राम इज गोइंग टू मार्केट टुडे। राम इज गोइंग टू मार्केट टुडे। तो राम आज बाजार जा रहा है दोस्तों, समझिएगा अच्छे से। तो इसमें हम सबसे पहले खोजते हैं हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो कौन है। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमारा यही ना है, इज। इज का मतलब है, मतलब ये क्या कर रहा है, अपना
सहयोग दे रहा है, अपना सहयोग दे रहा है। किसको दे रहा है? राम को दे रहा है, राम की बात को पूरा करने के लिए। तो राम इज गोइंग टू मार्केट टुडे, राम आज बाजार जा रहा, और ये नहीं होता तो सेंटेंस अभी भी क्या होता? अधूरा होता। तो एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, तो यहीं पर हमको मालूम हो रहा है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहयोग करने वाला शब्द, सहयोग करने वाला क्रिया। तो जो किसी सेंटेंस में किसी का सहयोग कर रहा हो वो हमारा वर्ब होता है। तो इज हमारा ये समझा कि एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो एक्सिलरी वर्ब में ही दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट का एक क्राइटेरिया बांटा हुआ होता है और दूसरे पार्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। इज एम आर को हम एग्जांपल मानते हुए अब समझते हैं कि इसका क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, इज एम आर यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, बाहर नहीं जाना है। तो इसका क्राइटेरिया क्या बांट दिया गया दोस्तों? इसका क्राइटेरिया बांट दिया गया है कि आपको इन्हीं के लिए काम करना है, अन्य किसी दूसरे के साथ आप काम नहीं कर सकते, मतलब दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते। इसी तरह से एम को कहा गया है कि आप सिर्फ आई के लिए ही काम करेंगे, मतलब सिर्फ आई का ही सहयोग करेंगे और किसी का सहयोग नहीं कर सकते। इस तरह से आर को कहा गया है कि वी, यू, दे और प्लूरल, वी, यू, दे, प्लूरल, मतलब आप सिर्फ वी को, यू को, दे को और बहुवचन को ही सहयोग कर सकते हैं, ना कि सिंगल, मतलब एक वचन या ही, सी, इट, सिंगुलर और आई को आप सहयोग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, ये जो वर्ड है इनका सबका एक क्राइटेरिया होता है और वो सब अपने क्राइटेरिया के अंदर ही रहकर काम करते हैं, दूसरे अपने क्राइटेरिया के बाहर जाकर काम नहीं करते हैं, मतलब सहयोग नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों जो मॉडल वर्ब होता है इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं होता है, ये सबके लिए बराबर काम करता है, समान रूप से काम करता है। कैसे? तो यहाँ पर दोस्तों मे, माइट, कैन और कुड में सिर्फ 4 लिया हूँ, कैन कुड को ले लिया हूँ और मे माइट को ले लिया हूँ। अब यही समझते हैं, कैन हमारा एज अ प्रेजेंट दिखाने के लिए काम करता है, तो कुड हमारा पास्ट के बारे में बताता है। कैन जो है यदि प्रेजेंट में कोई काम होता है उसके लिए बताता है, तो कुड हमारा पास्ट का। ऐसे ही मे हमारा प्रेजेंट के बारे में बताता है, तो माइट जो है पास्ट के बारे में बताता है। अब ये काम क्या करते हैं दोस्तों, तो मैं इसको जितने भी ये वर्ब हैं मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें इनका यूज ट्रांसलेशन के तौर पर कैसे किया जाता है मैं वो बताऊंगा दोस्तों। आज हम उसमें नहीं जाते हैं, आज हमारा मेन टॉपिक है कि किसका क्राइटेरिया होता है और किसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, जो कहीं पर भी जाके समान रूप से सबका सहयोग कर सकते हैं, बस इतना ही जानेंगे। तो यहाँ पर 4 में लिया हूँ मे, माइट, कैन, कुड। अब मे, माइट, कैन, कुड जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट हमारे कितने होते हैं? 7 होते हैं दोस्तों। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। अब उसमें हम जोड़ देते हैं सिंगुलर, जोड़ देते हैं प्लूरल। तो इस तरह से 7 हमारे सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। तो ये जो 7 सब्जेक्ट होते हैं, तो मे, माइट, कैन, कुड और भी जो है वुड, शुड, उसके बाद नीड, मस्ट और टू, यूज टू, डेयर जो होते हैं ये समान रूप से काम करते हैं। अगर मान लीजिए मे में अगर मान लीजिए मे आई के लिए काम करता है, तो माइट भी आई के लिए काम करेगा, कैन भी आई के लिए काम करेगा, कुड भी आई के लिए काम करेगा दोस्तों। तो इस तरह से इनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। तो राम इज गोइंग टू मार्केट टुडे, तो ये जो इज है ये हेल्प किसका कर रहा है दोस्तों? राम का। और राम कितना है दोस्तों? 1 है, मतलब सिंगुलर है। तो यहाँ पर इज का काम क्या है दोस्तों? ही का सहयोग करना, सी का सहयोग करना, इट का सहयोग करना और सिंगुलर का सहयोग करना। तो यहाँ पर दोस्त नाम है और नाम 1 है और सिंगुलर है, इसलिए ये यहाँ पर क्राइटेरिया बांट दिया गया है इसका कि आप सिर्फ सिंगुलर का सहयोग कर सकते हैं दोस्तों, समझ गए? अब इस तरह से ये देखते हैं, ही वाज स्लीपिंग ऑन द बेड, ही वाज वह सो रहा था
ऑन द बेड, कहाँ, बिस्तर पर। तो ऑन द बेड बिस्तर पर, यहाँ पर ही वाज दिया है दोस्तों, वाज। वाज का मतलब क्या हो गया, था। तो वाज को भी कहा गया है कि आप भी, जैसे मैंने इज एम आर को लिया, अब इस तरह से वाज वेयर होते हैं दोस्तों, वाज वेयर। तो वाज वेयर होते हैं तो इनका भी क्राइटेरिया होता है। जैसे वाज को कहा जाता है कि आप ही का सहयोग करें, सी का सहयोग करें, इट का सहयोग करें और सिंगुलर का सहयोग करें। लेकिन वेयर को कहा जाता है आप यू का सहयोग करें, हाँ यू का सहयोग करें, फिर दे का सहयोग करें और वी का सहयोग करें और एज अ प्लूरल कोई आया है तो उसका भी सहयोग करें। इस तरह से दोस्तों इनका क्राइटेरिया बांट दिया गया होता है और उसी क्राइटेरिया के तहत ये लोग क्या करते हैं, अपना सहयोग देते हैं दोस्तों। इस तरह से ही वाज स्लीपिंग ऑन द बेड, ये वाज जो है ही के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब ही का सहयोग कर रहा है। तो ही क्या है दोस्तों, हमारा सब्जेक्ट है। तो वाज का क्राइटेरिया कह दिया गया है आप ही का सहयोग करें। इस तरह से आप समझ रहे होंगे। इस तरह से हमारा तीसरा है सी कैन सिंग सॉन्ग। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर दिया है कैन, तो कैन हमारा क्या है दोस्तों, मॉडल वर्ब है। अब मॉडल वर्ब है तो यहाँ पर काम क्या कर रहा है, तो सी कैन सिंग सॉन्ग कह रहा है कि वह गीत गा सकती है, वह गीत गा सकती है। तो यहाँ पर ये जो कैन है सी के लिए काम कर रहा है दोस्तों, कैन जो है सी के लिए काम कर रहा है। अब हम सी का ही एक एग्जांपल लेते हुए एक और सेंटेंस लिखते हैं और समझते हैं कि इसमें और उसमें क्या फर्क है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सी कुड सिंग सॉन्ग। देखिए दोस्तों सेम वही लिखा हूं, बस थोड़ा सा क्या हो गया है, फर्क हो गया है। यहाँ पर है सी कैन सिंग सॉन्ग और यहाँ पर है सी कुड सिंग सॉन्ग। तो यहाँ पर कैन था और यहाँ पर कुड था। तो यहाँ पर ए सी के लिए कैन ने काम किया है, लेकिन यहाँ पर सी के लिए कुड ने काम किया है। तो दोस्तों इनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो मॉडल वर्ब होते हैं उनका कोई बाउंडेशन नहीं होता है, वो जब जहां जिसे चाहे संयोग कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई उनका ऑब्जेक्शन कोई नहीं करता है। इस तरह से मॉडल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करके सेंटेंस को बनाया जाता है। यहाँ पर सी कैन सिंग सॉन्ग, वह गीत गा सकती है, एज अ प्रेजेंट के तौर पर काम कर रहा था। और यहाँ पर सी कुड सिंग सॉन्ग, वह गीत गा सकती थी, एज अ पास्ट काम कर रहा है दोस्तों। ये हमें पास्ट टेंस के बारे में बता रहा है, बीता हुआ समय के बारे में बता रहा है। तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा है। तो इस तरह से इनका कोई बाउंडेशन नहीं होता है। अब आगे दिया है दोस्तों, दे कैन प्ले गिटार, दे कैन प्ले गिटार, वे गिटार बजा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर कैन दिया है, तो देखिए कैन जो है सी के लिए भी काम कर दिया, सी सिंगुलर है, और कैन यहाँ पर दे के लिए भी काम कर रहा है। दे क्या है, प्लूरल है। तो मतलब कैन जो है वो एक के लिए भी काम कर रहा है और एक से अधिक के लिए भी काम कर रहा है। अब तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब यहाँ पर राम में पास द एग्जाम, मतलब राम परीक्षा में पास हो सकता है या परीक्षा पास कर सकता है। यहाँ पर में जो है दोस्तों ये राम के लिए काम कर रहा है। तो अब एक और समझते हैं, यहाँ पर दिया है दे माइट गो टू विजिट आगरा, दे माइट गो टू विजिट आगरा, वे आगरा घूमने जा सकते थे, वे आगरा घूमने जा सकते थे। तो इस तरह से यहाँ पर मे का भी वर्ब और मॉडल वर्ब में बस यही फर्क होता है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसका एक लिमिट होता है और वो लिमिट के अंदर ही रह के क्या करता है, किसी का सहयोग करता है। लेकिन मॉडल वर्ब जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, वो सबके लिए समान सहयोग पहुंचाता है, वो सबको समान सहयोग पहुंचाता है। कहने का मतलब यह है चाहे वो एक हो और चाहे वो एक से ज्यादा हो, सबके लिए बराबर सहयोग पहुंचाता है, जिसको हम कहते हैं मॉडल वर्ब। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर टाइप 2 अब आ गया, मेन वर्ब।
मेन वर्ब को हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, फ्लेक्सिबल वर्ब भी कहते हैं, बहुत सारे नाम से बहुत सारे टीचर कहते हैं। मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य क्रिया। आप लोग समझ गए होंगे, मुख्य क्रिया का मतलब होता है मेन। यह एक साइकिल है, समझने के लिए समझ लीजिए बस, और कुछ नहीं। एक साइकिल है और इसके दोनों पहिए ठीक हैं, दोनों पहिए ठीक हैं, और बीच का जो हमारा इंजन है वो इसमें नहीं है। तो बताइए दोस्तों, ये चलेगा? नहीं चलेगा दोस्तों। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ये हमारा मेन वर्ब भी होता है। कैसे? जब हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं तो हमको जरूरत पड़ती है सब्जेक्ट की, वर्ब की और ऑब्जेक्ट की। दोस्तों हमारे पास सब्जेक्ट है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है और हमारे पास वर्ब नहीं है दोस्तों, तो क्या कोई सेंटेंस बनेगा? जैसे मैंने लिखा राम और मैंने लिखा यहाँ पर हाउस, राम हाउस। बताइए कोई सेंटेंस है? सेंटेंस उसे ना कहते हैं जिसमें कोई सेंस आए, कोई बात आए, उससे कुछ मिले, तो उसको कहते हैं सेंटेंस। अब यहाँ पर राम है और हाउस है, हम क्या कहेंगे? राम घर, राम घर क्या है? इन दोनों में कोई मैचिंग नहीं है, तो इन दोनों को मैच करने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं वो हमारा वर्ब होता है। तो इसी तरह से ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो बीच में जो काम करता है वो हमारा मेन वर्ब होता है। मतलब असल काम करने वाला यही है, इसके बिना यह एक सेंटेंस, एक ये सेंटेंस डिब्बे के बराबर समझें, या ये जो साइकिल है बीच में इंजन नहीं है तो एक डिब्बा ही समझें, कबाड़ समझें दोस्तों। तो इस तरह से ये मेन वर्ब का सबसे बड़ा मेन काम होता है। अंग्रेजी के कोर्स में, अंग्रेजी सब्जेक्ट में आप लोग जितना भी सेंटेंस पाएंगे, हर एक सेंटेंस में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक वर्ब होगा, क्योंकि बिना वर्ब के पूरे संसार में, पूरे किताब में कहीं पर भी आपका कोई भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं कहते हैं, वो कबाड़ के बराबर होते हैं दोस्तों। तो किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए 100% एक वर्ब का सहयोग चाहिए, नहीं तो सेंटेंस कभी पूरा नहीं होता है, हमेशा अधूरा ही रहता है और उससे हमें कोई भी सेंस नहीं मिलता है दोस्तों, उससे हमको कुछ भी सीखने को नहीं मिलता है। तो अब यहाँ आप लोग ये समझ गए होंगे अच्छे से। अब दोस्तों हम चलते हैं कि जो वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं, तो मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं दोस्तों? प्रकार नहीं कह सकते दोस्तों, रूप कहते हैं। कितने रूप होते हैं? तो दोस्तों जो हमारा मेन वर्ब होता है इसके 5 रूप होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 और वर्ब 5। इस तरह से इसके 5 रूप होते हैं दोस्तों। तो पहला होता है वर्ब 1। तो वर्ब 1 में क्या होता है दोस्तों? तो वर्ब 1 और ये V5 तक, V1 से लेके V5 को समझाने से पहले मैं आप लोगों को और क्लियर कर दूं कि कैसे पहचानेंगे कि यही मेन वर्ब है। मान लीजिए मैंने लिखा एक सेंटेंस, जैसे लिखा राम स्विंग्स इन द ट्री, राम स्विंग्स इन द ट्री। मैंने एक सेंटेंस लिखा, तो सेंटेंस लिखा हूं, आप लोग की मालूम है ये सेंटेंस है। तो अब जब अपनी मर्जी से आप लोग इस सेंटेंस को अलग अलग इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो कैसे जानेंगे कि इसमें से कौन वर्ब है दोस्तों? तो अब यहाँ पर देखिए, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया और स्विंग्स ये हमारा, अब मुझे मालूम है तो मैं कह रहा हूँ वर्ब है। कौन वर्ब है? तो मेन वर्ब है। ये मुझे मालूम है तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपको नहीं मालूम है तो आप कैसे पहचानेंगे? अभी बता रहा हूँ। और ये हमारा क्या है दोस्तों? प्रीपोजिशन है, और उसके बाद ये हमारा आर्टिकल है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दोस्तों मुझे मालूम था, ठीक है, तो मुझे मालूम था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दोस्तों जब आप करेंगे तो दिक्कत होगा ना, तो अब नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, राम स्विंग्स इन द ट्री। तो जब आप किसी भी सेंटेंस को डिवाइड करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, सब्जेक्ट अलग, वर्ब अलग, मेन वर्ब अलग, ऑक्सिलरी वर्ब अलग, और प्रीपोजिशन आर्टिकल को अलग अलग करते हैं, ऑब्जेक्ट अलग करते हैं, तो सबसे पहला ध्यान आपको ये देना है दोस्तों, अगर कोई अंग्रेजी का वर्ड लिखा है और उसको जब आप हिंदी में उच्चारण कर रहे हैं
उच्चारण करते समय अगर हिंदी के अंत में ना शब्द आ जाए तो दोस्तों वही हमारा मेन वर्ब होता है हमेशा। अब इसमें कोई और प्रकार नहीं होते दोस्तों। हमेशा जब किसी अंग्रेजी वर्ड को, जब कोई इंग्लिश वर्ड को हम हिंदी में उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जब उसके अंत में ना शब्द आता है तो वो हमारा मेन वर्ब होता है दोस्तों। जैसे राम सब्जेक्ट है, नाम है, क्लियर हो गया। स्विंग्स, स्विंग्स का मतलब क्या होता है? स्विंग्स का मतलब होता है झूला झूलना। स्विंग्स का मतलब झूला झूलना। तो झूला झूलना तो ना आ गया दोस्तों, ये अंग्रेजी का वर्ड था, इसको हम जब हिंदी में उच्चारण करके पढ़े हैं तो क्या हुआ है दोस्तों? झूला झूलना। तो ना शब्द आ गया दोस्तों। जब ना शब्द आ गया तो हमको मालूम हो गया कि क्या है, ये मेन वर्ब है दोस्तों। इस तरह से अब बाकी सब ऑब्जेक्ट हो गए, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है और ट्री है। तो प्रीपोजिशन आपको इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरी डिटेल से A to Z पूरे इंग्लिश के कोर्स में, पूरे वर्ल्ड में जो इंग्लिश का कोर्स होता है और उसमें जो ग्रामर होता है, एक ही वीडियो में मैं पूरा A to Z समझाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है दोस्तों, आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा दोस्तों। इस तरह से अब हमको तो मालूम हो गया कि हाँ स्विंग्स जो है हमारा मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब जो होते हैं दोस्तों इनके 5 रूप होते हैं। अब कैसे पहचानेंगे किस रूप में है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये आप जान गए तो 100% आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है दोस्तों कि आप कोई भी ट्रांसलेशन करेंगे तो वो ट्रांसलेशन को एकदम 100% सही से कर पाएंगे, क्योंकि आपको मेन वर्ब के दोस्तों। अब हम चलते हैं इसके 5 रूप को समझते हैं, कैसे पहचाने कि ये वर्ब 1 है, वर्ब 2 है, वर्ब 3 है, वर्ब 4 है और वर्ब 5 है। तो सबसे पहले दोस्तों वर्ब 1 में एक ऐसा वर्ड होगा जिसको उच्चारण करेंगे तो सिर्फ ना आएगा। जैसे गो का मतलब होता है जाना, गो का मतलब जाना, तो इसमें ना आ रहा है दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। और V2 और V3 की बात आएगी दोस्तों, समझिएगा अच्छे से। तो अगर किसी वर्ड में, अगर किसी शब्द में ed जुड़ा हुआ हो, en जुड़ा हुआ हो, ne जुड़ा हुआ हो, ght जुड़ा हुआ हो या t जुड़ा हुआ हो या a जुड़ा हुआ हो, अब etc कर देते हैं, इत्यादि ed en ne ght ta जुड़ा हुआ हो दोस्तों, तो हमेशा वो या तो V1 V2 होता है या तो V3 होता है। अब यहाँ पर मैं एक चीज और समझाऊंगा कि कब V2 होता है और कब V3 होता है। तो दोस्तों जो V3 की बात करते हैं तो V3 उसी समय में V3 का प्रयोग होता है जब उसमें हेल्पिंग वर्ब हैव, हैज, हैड में से कोई एक दिया होता है। अगर किसी सेंटेंस में हैव, हैज, हैड के साथ में कोई वर्ब दिया है तो आप समझ जाइएगा दोस्तों कि वो किसमें है, थर्ड फॉर्म में है, क्योंकि हैव, हैज, हैड के बिना थर्ड फॉर्म का कोई अस्तित्व नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब भी V3 आएगा तो उसके आगे 100% हैव, हैज, हैड में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब 100% दिया होगा दोस्तों। अब तो क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब चल जाते हैं हम लोग V2 के तरफ, वर्ब 2 के तरफ। अब वर्ब 2 क्या होता है दोस्तों, तो बड़ा सिंपल है दोस्तों। अगर कोई वर्ड है और उसमें ed en ne ght ta में से कोई एक दिया है और उसके आगे हैव, हैज, हैड नहीं दिया, हैव, हैज, हैड नहीं दिया है दोस्तों, तो हमारा V2 होता है। क्योंकि अभी बताया ना हैव, हैज, हैड आएगा तो V3 में है, नहीं आया तो V2 है, क्योंकि V2 और V3 दोनों में सेम वर्ड को अप्लाई करते हैं, है कि नहीं दोस्तों? दोनों में सेम वर्ड का अप्लाई करते हैं, तो आखिर में कुछ पहचान तो होना चाहिए ना। दोनों सेम है तो कैसे पहचाने। अब मैंने कहा प्लेड V2 होता है, तो मैंने फिर से कहा कि दोस्तों प्लेड V3 भी होता है। कब V2 होता है, कब V3 होता है, तो जब प्लेड के साथ में हैव, हैज और हैड दिया होगा तो V3 होता है, और यही तीनों नहीं दिया होगा तो V2 होता है दोस्तों। अब तो क्लियर हो गया होगा ना।
अब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं इसके चौथे रूप में। चौथा रूप क्या है? वर्ब फोर। अब वर्ब फोर क्या होता है दोस्तों? तो वर्ब फोर जिस वर्ड में आईएनजी लगा दिया जाता है दोस्तों, जिस वर्ड में आईएनजी लगा दिया जाता है वो हमारा होता है वर्ब फोर। कहने का मतलब ये है कि कहीं पर भी किसी भी वर्ड में आईएनजी देख लो तो समझ जाना वो वर्ब फोर है। सिंपल सा। इसी तरह से इसका पांचवा रूप है वर्ब फाइव। तो वर्ब फाइव उसे कहते हैं दोस्तों जिसके अंत में या तो ईएस लगा होता है और या तो यस लगा होता है। अब आशा करता हूं कि यहां तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम चलते हैं टाइप 3 के तरफ। ट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है दोस्तों? तो सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? शब्द को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। और वो काम क्या करता है, कैसे काम करता है, कैसे पहचानते हैं? तो दोस्तों जिसे सेंटेंस को पूरा करने में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती हो, मतलब वो जब कोई सेंटेंस को पूरा करने में अपना मेन काम कर रहा हो और उसको सेंटेंस पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है दोस्तों। वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज गोइंग। दोस्तों मैंने लिखा ही इज गोइंग, वह जा रहा है। दोस्तों अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? मतलब ये सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है। सेंटेंस पूरा नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ? इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए ये जो वर्ड है ये क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट का डिमांड कर रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट का सहयोग ले रहा है। ये कह रहा है कि मुझे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। तो ही इज गोइंग टू, कहाँ लिखते दोस्तों? हाउस। तो ही इज गोइंग टू हाउस, वह जा रहा है। कहाँ जा रहा है दोस्तों? घर को जा रहा है। ही इज गोइंग टू हाउस, वह घर को जा रहा है। बस सिंपल समझे, वो घर जा रहा है। तो ये जो गोइंग हमारा है ये हमारा क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब है ना, क्रिया है ना, मेन काम कर रहा है, मेन काम कर रहा है तो हमारा क्रिया है। कौन सा क्रिया है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? क्योंकि इसने सेंटेंस को पूरा कराने के लिए ये ऑब्जेक्ट का सहयोग लिया है दोस्तों। इसे इस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता थी और इसके बिना यह अपने काम को पूरा नहीं कर सकता था। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं दोस्तों। ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। सी इज ईटिंग, सी इज ईटिंग, सी इज ईटिंग, वह खा रही है। दोस्तों खा तो रही है लेकिन अभी भी हमें मालूम नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ कि खा तो रही है, क्या खा रही है। तो यहाँ पर ये ईटिंग ये तो काम तो कर रहा है लेकिन पूरा पूरा काम नहीं कर पा रहा है, पूरा पूरा ये काम नहीं कर पा रहा है। तो उस काम को पूरा करने के लिए इसे एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इसे एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी। सी इज ईटिंग, वो खा रही है तो क्या खा रही है दोस्तों? तो जैसे मान लीजिए फूड खा रही है तो सी इज ईटिंग फूड। अब क्लियर हो गया दोस्तों कि वह खाना खा रही है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो क्लियर हो गया तो यहाँ पर इसको अपनी सेंटेंस को पूरा कराने के लिए इस ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ी है ना, तो पड़ी है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों? आता है इंट्रांजिटिव वर्ब, अकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? बड़ा सिंपल है, देखिए जिसे सेंटेंस को पूरा करने में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता न पड़े, नहीं होती है। जैसे लिखे हैं जिसे सेंटेंस को पूरा करने में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब एक ऐसा वर्ब जिसे सेंटेंस को पूरा कराने के लिए ऑब्जेक्ट का सहयोग न लेना पड़े और वो उसी वर्ब को प्रयोग करते ही उसकी पूरी बात वहीं पर कंप्लीट हो जाए दोस्तों। तो इस प्रकार के वर्ब को हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कैसे? अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं दोस्तों। तो जैसे मैंने लिखा ही इज लाफिंग, ही इज लाफिंग, ही इज लाफिंग।
देखिए दोस्तों, एक बार समझ जाइए, पूरी बात इनमें क्लियर हो जाएगी। ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है। दोस्तों हमें पूरी बात समझ में आ जाएगी, क्या कर रहा है, हंस रहा है, बात खत्म हो, हंस रहा है, उसकी पूरी कंप्लीट सेंस दे रहा है। ये जो लाफिंग शब्द है यही ना काम कर रहा है, काम तो यही कर रहा है कि हमारा वर्ब हो गया। अब देखते हैं कि जो हमारा वर्ब है ये पूरी तरह से अपना सेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये अकेले एक सेंटेंस को पूरा करा पा रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ही इज लाफिंग, वह हंस रहा है, वह हंस रहा है, मतलब ये कह रहा है कि ये काम वो कर रहा है, मतलब पूरी तरह से डिटेल बता दे रहा है। ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है, तो पूरी सेंस दे रहा है, मतलब इस सेंटेंस में पूरी बात खत्म हो जा रही है, हमें समझ भी आ रहा है कि वो कहना क्या चाह रहा है। ही इज लाफिंग, वो हंस रहा है, तो बात खत्म हो गई। तो इस तरह से ये बिना ऑब्जेक्ट का सहयोग लिए ये खुद ही सेंटेंस को क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। तो जिसे सेंटेंस को पूरा करने में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ही ना होती हो, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब हमारा पांचवा टाइप है, पांचवा टाइप में आता है दोस्तों फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस होते हैं, ये दोनों के बीच में क्या अंतर होते हैं दोस्तों, यही हम लोग समझने वाले हैं। और इसमें मैं कुछ अतिरिक्त बातें बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप लोगों को आगे चल के बड़े से बड़े सेंटेंस को समझने में और ट्रांसलेट करने में एकदम आसानी होने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से समझते हैं फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है सीमित क्रिया, कोई काम जो एक क्राइटेरिया के अंदर रहकर करता है, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि जिसमें टेंस कितने होते हैं दोस्तों, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसमें टेंस के नियम लगाए जाते हैं उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। मतलब जिस सेंटेंस में टेंस के नियम अप्लाई होते हैं, लागू होते हैं, उस प्रकार के वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फाइनाइट वर्ब में जितने भी मेन वर्ब होते हैं सभी आते हैं, मतलब मेन वर्ब फाइनाइट के अंदर आते हैं। एक्सिलरी वर्ब जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, जितने एक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं ये भी फाइनाइट के अंदर आते हैं दोस्तों। इसी तरह से हमारा मॉडल वर्ब है, वो भी हमारा फाइनाइट वर्ब के अंदर आता है दोस्तों। तो इस तरह से अब हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने एक रूल्स ऑफ टेंस लिखा ना, मतलब जिसमें टेंस के नियम लागू होते हैं दोस्तों, जिसमें टेंस के नियम लागू होते हैं, तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखते हैं टेंस के नियम को लागू करते हुए, उसमें लगाते हुए। जैसे आई स्पोक इंग्लिश फॉर यू। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है आई स्पोक इंग्लिश फॉर यू, मतलब मैंने अंग्रेजी बोला, किसके लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो मैंने तुम्हारे लिए अंग्रेजी बोला। तो अब दोस्तों इसमें ये जो बोलने का मेन काम तो यही ना दोस्तों। तो अब हम देखते हैं इसमें टेंस अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें टेंस का नियम लगा है कि नहीं लगा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर टेंस का नियम लगा है कि नहीं लगा है। तो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, स्पोक हमारा V2 हो गया, और इसके बाद हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट ये किसका है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है दोस्तों। तो ये हमारा टेंस का पार्ट है कि नहीं दोस्तों, बिल्कुल है। पास्ट टेंस का पहला पार्ट है, पास्ट टेंस का पहला पार्ट है। दूसरा होता है पास्ट कंटिन्यूअस। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, इस सेंटेंस में टेंस को अप्लाई किया गया है, टेंस का नियम जो है उसको लागू किया गया है, इसीलिए ये हमारा जो है क्या है दोस्तों, फाइनाइट वर्ब है। क्या हमारा फाइनाइट वर्ब है। अब जैसे यहाँ पर मेन वर्ब आया था, बिल्कुल वैसे ऑक्सिलरी वर्ब आ सकता है कि नहीं दोस्तों।
ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब भी आ सकता है, तो उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। चलिए यहाँ पे इंफिनिटिव वर्ब क्या होता है दोस्तों? पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में दो पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल, और उसके बाद होता है जिरंड। अब हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये 12 क्लास तक, 12 क्लास तक मतलब इंटरमीडिएट तक दोस्तों आप लोग को ये देखने को मिलेगा। 12 क्लास में जिरंड आएगा, 12 क्लास में प्रेजेंट पार्टिसिपल पार्टिसिपल ही आएंगे, और इस तरह से इंफिनिटिव वर्ब भी होगा, इस तरह से ये आपका फाइनाइट वर्ब भी होगा दोस्तों। अब इस सब को जानने के लिए अगर आज जान जाएंगे तो आगे जितना भी क्लास में जाएंगे किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं और इनको कैसे पहचानते हैं, क्या काम करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला है इंफिनिटिव वर्ब। इंफिनिटिव वर्ब किसे कहते हैं, किस वर्ब को इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं? तो दोस्तों मेन वर्ब के आगे, जो मेन वर्ब होता है हमारा, जो भी सबसे पहले हम लोग पहला टाइप पढ़े थे, तो मेन वर्ब जो हमारा दूसरा था, मेन वर्ब और एक्शन वर्ब जो था, तो मेन वर्ब के आगे अगर टू लग जाए तो हो जाता है इंफिनिटिव वर्ब। बस यही है दोस्तों। अब मैं सिंपल से एक बार और बता दे रहा हूं कि अगर कोई सेंटेंस आप पढ़ रहे हो और मेन वर्ब के आगे टू लगा हुआ है तो आप समझ जाइएगा वो है इंफिनिटिव वर्ब। टू का प्रयोग करके हम उस वर्ब को एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में लिखने का काम करते हैं दोस्तों। अब एग्जांपल में दिखा दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं दोस्तों, मैंने लिखा आई गो टू प्ले, आई गो टू प्ले, आई गो टू प्ले फुटबॉल, आई गो टू प्ले फुटबॉल। दोस्तों अब ये कौन सा सेंटेंस है हमको उससे मतलब नहीं है, हमको क्या करना है, वर्ब खोजना है जो मेन काम कर रहा है। तो यहाँ पर दिया है गो, गो का मतलब जाना, तो ना आ गया तो मेन वर्ब है, और प्ले का मतलब खेलना, ना आ गया तो मेन वर्ब है। अब हमको पहचानना है कि इंफिनिटिव वर्ब कौन है। तो दोस्तों देखिए वहां पर दो मेन वर्ब है, तो किस वर्ब के आगे टू है? तो देखिए दोस्तों प्ले के आगे क्या है, टू है। तो जब किसी वर्ब के आगे टू लग जाए तो जो वर्ब होता है उसको हम कहते हैं इंफिनिटिव, इंफिनिटिव वर्ब कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब कहीं पर भी टू के साथ वर्ब आता है तो आप जान जाएंगे कि यहाँ ये इंफिनिटिव पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, और इसी में जिरंड भी है। तो अब हमको समझना ये है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं और पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं और जिरंड किसे कहते हैं। दोस्तों आप अगर इन तीनों को अच्छे से बारीकी से समझ जाते हैं दोस्तों, तो आगे आप जितने भी क्लास में जाएंगे उस लेवल का अंग्रेजी जो है एकदम आसान होते चला जाएगा दोस्तों, क्योंकि यह एक बेसिक पार्ट है जिनको समझना सबके लिए एकदम अनिवार्य होता है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं? तो जब वर्ब में आईएनजी लगाकर लिखते हैं और वह नाउन या एडजेक्टिव का काम करता है, तौर पर काम करता है दोस्तों। जब हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और आईएनजी को लगाकर लिखते हैं और वो या तो नाउन का काम करता है या तो एडजेक्टिव का काम करता है दोस्तों, तो उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या उसे हम जिरंड भी कहते हैं। अभी मैं क्लियर करूंगा कि कब हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे और कब उसे हम जिरंड कहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब हम इसी पर बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल कब कहते हैं? तो जब कोई सेंटेंस है, अगर कोई सेंटेंस एक दिया है दोस्तों, जैसे मैंने एक लिखा द लाफिंग बॉय, द लाफिंग बॉय, मैंने एक सेंटेंस लिखा। अब एक और सेंटेंस लिख रहा हूं कि डिजर्विंग, अगर वर्ब में आईएनजी जोड़कर कोई सेंटेंस बनाया गया है और वह जो वर्ड है मतलब आईएनजी जिस वर्ब में रखी गई है, आईएनजी का जो फॉर्म है, अगर वो
नाउन से पहले है, नाउन से पहले है, तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्यों होता है? क्योंकि एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है दोस्तों। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर जो हमारा वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो एज अ एडजेक्टिव काम करता है, तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, सिंपल सा। और दूसरा, अगर आईएनजी फॉर्म लगा है और एज अ नाउन काम कर रहा है, मतलब नाम के तौर पर काम कर रहा है, या यूं कहें सेंटेंस के सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस आईएनजी फॉर्म से शुरू होता है दोस्तों, तो हमारा क्या होता है, जिरंड होता है। जैसे मैंने लिखा रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ। रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ मतलब दौड़ना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो शुरुआत हुआ दोस्तों आईएनजी से, और ये क्या काम कर रहा है, एज अ नाउन काम कर रहा है। और ये सेंटेंस का शुरुआत भी हमारा वर्ब के फोर फॉर्म से हो रहा है, मतलब आईएनजी से हो रहा है। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, जिरंड है। और ये बीच में तो क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों है? क्योंकि एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है और एज अ नाउन काम कर रहा है। अब तो क्लियर हो चुका होगा दोस्तों प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड में क्या डिफरेंस होते हैं। एग्जांपल दिखाओ दोस्तों, एक पेंटेड हाउस और ब्रोकन चेयर। अब दो सेंटेंस दिखाओ दोस्तों। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। तो जब वर्ब में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब वर्ब को हम वर्ब 3 बनाते हैं दोस्तों, वर्ब 3 बनाते हैं। और जब यहाँ पर जब वर्ब में थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और वह नाउन या एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, तो उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं दोस्तों। अगर किसी वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो वह या तो नाउन का काम करे या तो एडजेक्टिव का काम करे, दोनों ही पक्ष में उसे हम पास्ट पार्टिसिपल। हाउस देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, पेंटेड हाउस। तो यहाँ पर पेंटेड, पेंट में ईडी जोड़ दिया गया है। तो अभी सबसे पहले बताया था दोस्तों कि ईडी, ईएन, एनई, टी, जीएचटी बताए थे ना। अगर ये सब जुड़ा हुआ हो तो V2 का भी काम करता है और वर्ब 3 का भी काम करता है। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल में V2 का काम नहीं होता है, हमेशा वर्ब 3 का काम होता है। और वो या तो नाउन का काम करता है या तो एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पर पेंटेड हाउस, तो पेंटेड हाउस, हाउस हमारा घर है, ये नाम है। तो ये नाम एक, ये जो हमारा है ये हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि वर्ब में थर्ड फॉर्म को जोड़ दिया गया है। तो ये हाउस नाम है और ये नाम का विशेषता बता रहा है। घर तो है लेकिन घर कैसा है, तो पेंटेड, रंगा हुआ, रंगा हुआ। तो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण होता है, विशेषता बताने वाला, उसके बारे में कुछ और जानकारियां देने वाला। तो पेंटेड हाउस, रंगा हुआ घर, घर तो है कैसा, रंगा हुआ घर है। और ये थर्ड फॉर्म में है और यहाँ पर एज अ एडजेक्टिव काम कर रहा है। ये हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। ब्रोकन चेयर, ब्रोकन चेयर, ये चेयर हमारा कुर्सी है और ये ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। तो यहाँ पर चेयर तो है, किस हालत में है, तो टूटा हुआ है। मतलब ये जो शब्द है इसका थोड़ा सा विशेषता बता रहा है, कैसा है। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, एडजेक्टिव हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आज हमारा टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। और दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच का ये वर्क मैं पूरा से पूरा पढ़ाने का प्रयास किया हूँ, पूरा सिखाने का प्रयास किया हूँ। आप लोग मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो आप लोग समय से उसकी नोटिफिकेशन को पाते रहें दोस्तों।